हेलो गाइस, वोरास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा आज नीट 2021 के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन इज। इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली गई है, उसमें HBr है और किसका बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, प्रोडक्ट की फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड की जो प्रेजेंस होती है, ठीक है, तो ये जो HBr का जो एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, दैट इज किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, एंटी एम रूल भी बोलते हैं इसको। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस इफेक्ट। तो HBr का जो एडिशन हो रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, वो बेंजोइल पेरोक्साइड जो आपको दिया हुआ है उसकी प्रेजेंस में जो एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से इसका एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, इसके लिए समझा रहा हूँ। वैसे ये जो मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। HBr का एल्कीन में जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होता है दैट इज फॉलोड बाय फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये जो एडिशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के आगे पीछे जो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? मार्कोनिकोव रूल में पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल में पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को? और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे गया जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा CH3। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सॉरी, ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 1 से यहाँ पे 2 हो जाएंगे और CH2Br। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये आ गया CH3 और ये बना CH, वो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, CH2 और ये CH2 है और ये Br। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम है। आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के आगे पीछे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और आप देख सकते हैं कि है ना, ये यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए और CH2Br। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन टू से दैट दिस इज द एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मैं वैसे भी शॉर्ट वीडियोस बनाते रहता हूँ, आपने देखा होगा मार्कोनिकोव रूल की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अब यूट्यूब में लेक्चर्स में देख सकते हैं जिसमें मैंने एंटी मार्कोनिक रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें एसीटोन लिया गया है, उसको ग्रीनर रिएजेंट, ड्राई ईथर और हाइड्रोलिसिस करवाया गया है और आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका ये जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका IUPAC नेम पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है आप लोगों को पता होनी चाहिए, हम लोग पढ़ते रहते हैं ये जनरल रिएक्शन है एक कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की प्रेपरेशन के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग HCHO को ग्रीनर रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और यदि मैं इसको ट्रीट करवा दूँ CH3CHO एस्टल्डिहाइड से, तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और यदि मैं करवा दूँ एसीटोन से CH3COCH3, तो हमें क्या मिलता है? टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये प्रेपरेशन ऑफ जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है उनमें हम लोग ये पढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, HP बोर्ड में भी पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल विद ग्रीनर रिएजेंट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और दूसरा फिर उसका नेम करना है। ठीक है, तो एसीटोन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एसीटोन है CH3COCH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। ये ग्रीनर रिएजेंट आ गया C2H5MgBr। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो
कार्बन में इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर माइनस पार्शियल डेल चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल प्लस डेल चार्ज आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल डेल प्लस चार्ज और यहाँ पे कार्बन पे माइनस डेल चार्ज, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ग्रीनलैंड रीजन जो है दो टाइप के रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। एक तो करवाता है ये एसिड बेस रिएक्शन और दूसरा कराता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं एसिड बेस रिएक्शन की, यदि ये कब होता है, ये जैसे कि अल्कोहल हो गया ROH, ठीक है। तो जैसे कि ROH है तो ये ग्रीनलैंड रीजन लिए हमने C2H5 MgBr, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये बेस एक्ट करेगा और ये अल्कोहल जो वो H+ देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H6 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी C2H6, ठीक है। लग गया पता सभी को। तो एसिड बेस रिएक्शन भी करवाता है और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। और तो यहाँ पे फाइनली जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और यदि मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ कि दोनों की पॉसिबिलिटी हो कि ग्रीनलैंड रिएजेंट जो है एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होगा, तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन जो है वो काइट फास्ट होते हैं, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो है क्या एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, ये बेस एक्ट नहीं कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे जाएगा ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाएगा और Mg यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा फाइनली CH3, ये बनेगा ऊपर OMgBr, ठीक है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ गया C2H5, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोला गया है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोला गया है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है यहाँ पे H आ जाएगा, ये फाइनली बन गया CH3 COH CH3 और C2H5, इसको खोल के लिख लेते हैं, ठीक है। CH2 और C2H5 को खोल के लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है नंबरिंग हिसाब से करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है 1 2, लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करनी, पेरेंट चेन जो है लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। कार्बन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 4 के लिए? क्या लगेगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, क्या आएगा? AN और क्या होएगा? 2O। अल्कोहलिक ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। E जो है यहाँ पे ओमिट हो जाएगा, आपको पता है कि वोवल है, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट इज द रीजन E विल बी ओमिट। तो आप देख सकते हैं किसका नाम आ रहा है? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। तो ये फोर्थ जो है इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया सभी को? तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज, कि कौन सा कंपाउंड जो है वो मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए हुए हैं, तो आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो मेटामेरिज्म का आपको पता होना चाहिए कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप के आगे पीछे जो कार्बन एटम जो है दैट शुड बी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन एटम जो है दे विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि फोर्थ में तो फंक्शनल ग्रुप आ ही नहीं रहा है, सो दैट इज द रीजन दिस चॉइस विल बी डिस्कार्डेड, ठीक है। 3 कार्बन एटम में भी बन नहीं पाएगी बात, ठीक है, उसको मतलब बना पर नहीं पाएंगे, आइसोमर्स नहीं बन पाएंगे इसमें, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट है। यदि मैं एक बात करूँ C4H10O की, तो जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में आ सकते हैं ऐसे CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? CH3O CH2 CH2 CH3। और थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो CH3O CH3 CH3, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेटामर्स क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ये फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड देख लें आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे कितने हैं? 3 कार्बन एटम है, ठीक है। लग गया पता सभी को? यहाँ पे कितने राइट साइड में कितनी है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितने हैं? लेफ्ट साइड में कितने हैं? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं? 3 है, ठीक है। लग गया पता सभी को? तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वही है क्या? C4H10 है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C4H10O है, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स हैविंग क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट,
डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो राइट साइड, जैसे कि यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है, ये वाली साइड भी है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो वो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामरिज्म, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स वो फोर्थ नहीं थर्ड होगा, C4H10O। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यदि नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी इथेन, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा 1 मिथोक्सी प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन है ना 1 2 3, ठीक है, 1 मिथोक्सी प्रोपेन। और जो नेक्स्ट है इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन है 1 2 3, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंट-2-ene, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक कि ये एक सेटजेफ रूल है, सभी को पता है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन जो है उस मतलब 2 ब्रोमोपेंटेन का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो उससे पेंट-2-ene जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा रूल है, ये स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, बोर्ड्स की तैयारी हो चाहे कॉम्पिटिटिव की, ठीक है। तो ये आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं पेंटेन, ठीक है, पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे अटैच है ब्रोमीन, दूसरी पोजीशन पे Br, ठीक है। तो ये आ गया CH3, ये आया CH, ये बना CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए जो है किसकी एलिमिनेट कौन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है एक टाइप से ये, ठीक है। एलिमिनेट कौन करता है, अल्कोहल जो दैट विल बी एलिमिनेट करते हैं। तो किसकी प्रेजेंस होगी, अल्कोहलिक QH, किसकी प्रेजेंस होगी, अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस होगी, ठीक है। ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके बाद जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उससे जो नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड बीटा। तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन का। चलो एक बार हम लोग इस हैलोजन को निकालते हैं, ये हैलोजन तो निकलेगा, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या फिर यहाँ से निकलेगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और हैलोजन। एक बार यहाँ से निकालते हैं हाइड्रोजन को या फिर दूसरी बार यहाँ से निकालेंगे हैलोजन, तो चलो निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ये बन जाएगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, क्या बना CH2, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से हैलोजन निकल रहा है, तो क्या बन गया यहाँ पे CH, ठीक है। और ये बना यहाँ पे बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, क्या आएगा CH2 और CH3, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों का 1 2 3, सॉरी यहाँ से नंबरिंग हुई जहाँ से डबल बॉन्ड नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम होगा पेंट-1-ene, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से निकाला भी है ना, अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो वर्ड विल हैपन ना हो, ये बन जाएगा फाइनली CH3 CH, ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और CH3। पता लग गया सभी को, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, पेंट-2-ene। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसने मेजर प्रोडक्ट पेंट-2-ene को बोला है, ठीक है। पेंट-2-ene जो है मेजर प्रोडक्ट है। क्यों है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेटजेफ रूल में क्या होता है कि हाईली स्टेबल एल्कीन होनी चाहिए, हाईली स्टेबल क्या होनी चाहिए, एल्कीन होनी चाहिए। जो एल्कीन जो है स्टेबल है वही जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, जो स्टेबल एल्कीन होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लग रहा है पता सभी को। तो ये एल्कीन जो इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कम होंगे, इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। और सेटजेफ रूल जो है वो लीड करता है, किसको लीड करता है, स्टेबल एल्कीन को क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। तो सो दैट इज द रीजन पेंट-2-ene इज द मेजर प्रोडक्ट। और ये किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, किस रूल के अकॉर्डिंगली हो रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, लग गया पता सभी को, ठीक है। तो ये हम लोग करते रहते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन।
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, बिकॉज बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होता है, कहाँ से रिमूव होता है, बीटा कार्बन से, ठीक है। और ये इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है सेटजेफ रूल में, वो स्टेबल एल्कीन जो है इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। और स्टेबल एल्कीन क्यों है, पता लग गया सभी को, क्यों, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा होंगे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो फर्स्ट जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन इज, आपको ये दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें सोडियम बोरो हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करवाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो दैट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पर सोडियम बोरो हाइड्राइड जो है वो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कंपेरेटिवली काफ़ी मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये इसके कंपेरेटिवली वीक है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव है, सभी को रिड्यूस नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो किसको रिड्यूस कर सकते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, एल्डिहाइड को, कीटोन्स को कर सकते हैं, ठीक है, कीटोन, और एसिड क्लोराइड को कर सकता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। पर ये किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, एस्टर को भी रिड्यूस नहीं कर सकता, एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, एनहाइड्राइड वगैरह को रिड्यूस नहीं कर सकता, लग रहा है पता सभी को, ठीक है। तो ये काफ़ी सिलेक्टिव है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसमें इसको रिडक्शन के लिए बोला गया है कि रिड्यूस करना है आपने, ठीक है, रिडक्शन करना है इसका। तो ये CO ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं इसके रिड्यूस करवा दिया, CO किस में कन्वर्ट हो गया, CHOH। पर आप देख सकते हैं कि ये जो एस्टर वाला जो पार्ट है ये इसको भी रिड्यूस करवा दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और सेकंड चॉइस में हम लोग बात करें तो फर्स्ट को OH को रिड्यूस करवा दिया है, इसको भी इसने रिड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड में भी ऐसे ही हो रहा है, ये कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करवाया गया है और एस्टर यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया। पर आप फोर्थ ऑप्शन को देखो ध्यान से, ठीक है, कि ये ग्रुप जो है कीटोनिक ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो गया, किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो इंटैक्ट है, ठीक है, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाया, देख लो आप लोग, ठीक है, लग रहा है पता सभी, ठीक है, ये रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है कीटोन को रिड्यूस कर देगा पर एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा ये। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कली, ठीक है। तो ये एक हिंसबर्ग टेस्ट है, इट इज द टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है दैट इज C6H5SO2Cl, ठीक है, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रिएजेंट है ना, प्राइमरी मीन में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मीन में जो है NH2 ग्रुप होता है, प्राइमरी मीन जो में उसमें कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा और सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सल्फोनामाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड बना रही है ये प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन वो क्या बना रही है, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये सॉलिड जो है वो किस में डिसॉल्व हो जाता है, किस में डिसॉल्व हो जाता है, अल्कली में। ये बेस में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, बेस में डिसॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि इट विल कंटेन क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, क्या कंटेन कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये अल्कली में डिसॉल्व होता है। सेकेंडरी की केस में बात करें तो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में आपको पता है कि NH2 ग्रुप प्राइमरी में होता है, ठीक है, और इसमें ये आ गया NH होता है, ठीक है। यहां से HCl बाहर निकल गया, ये भी सल्फोनामाइड बनाएगा, ठीक है।
पर ये अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये सॉलिड जो है वो किस में डिसॉल्व हो जाता है? अल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन से जो सल्फोनामाइड बन रहा है, बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है, ठीक है, सल्फोनामाइड बन रहा है, वो बेस में सोलुबल इसलिए बिकॉज इट विल कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, पर बात करें सेकेंडरी अमीन में जो सल्फोनामाइड बन रहा है, इट विल डज नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, सो दैट इज द रीजन इट इज इनसोलुबल इन क्या होगा? बेस। ठीक है, और टर्शरी अमीन जो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वैसे रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, लग गया पता सभी को? तो ये एक जो है हिंसबर्ग टेस्ट है, दैट इज अ डिस्टिंक्शन करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के बीच में। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप तो हिंसबर्ग टेस्ट वैसे शो नहीं करेगा, यहाँ पे सेकेंडरी करेगा, पर ये जो है अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये NH ग्रुप जो दैट इज फॉर द सेकेंडरी। ठीक है, ये NH में डिसॉल्व नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, सो दैट इज द रीजन ये डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, अब देख लो, अब थर्ड आंसर, थर्ड जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन जो है वो क्या कर रहा है? सल्फोनामाइड बना रहा है, और वो क्या कंटेन कर रहा है? कौन सा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है? एसिडिक हाइड्रोजन जो वो कंटेन कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, इसलिए ये अल्कली में क्या होगा? सोलुबल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसके बाद आए यहाँ पे आया ये टर्शरी मीन। तो आपको पता है कि टर्शरी मीन तो वैसे ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट रिएक्शन ही नहीं होता इसके बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी अमीन जो है यहाँ पे है, ठीक है, प्राइमरी अमीन जो है, ठीक है, सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन करेगा, और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये अल्कली में जो है वो डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड जो है इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, जिसमें NaOH प्लस यहाँ पे मिसिंग है कुछ। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कि उसको आइडेंटिफाई करें। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सा? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये दिस इज द यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, मीथेन, इथेन जो है उनको बनाने के लिए यूज होता है, डी कार्बोक्सिलेशन मेथड होता है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन मेथड जो दैट इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है, तो इसमें जो है यहाँ पे लिया गया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, तो ये इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की NaOH प्लस इसमें क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। ये कितनी रेशियो में होते हैं? ये 3:1 रेशियो में होते हैं। ठीक है, 3:1 रेशियो में लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जाके जो है दैट इज कॉल्ड ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन, यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया Na2CO3 बाहर निकल गया। ठीक है, Na2CO3 बाहर निकल गया, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये CH3CH3। पता लग गया सभी को? Na2CO3 बाहर निकल गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, और ये जो अल्केन बना, कितने कार्बन हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने थे? 3 कार्बन थे। ठीक है, और यहाँ पे कितने? 2। तो ये जो एल्केन बनती है, सॉरी एल्केन बनता है, एल्केन, ठीक है, इथेन बना, ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हैविंग 1 कार्बन लेस एल्कीन की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज सोडा लाइम। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CaO इन द रेशियो 3:1 एंड व्हेन इट इज हीटेड। ठीक है, तो एल्केन जो है फॉर्म होगा। ठीक है, बात करें B2H6 बनता ही नहीं यहाँ पे, रेड फास्फोरस भी नहीं। ठीक है, और डाइबल H जो है आपको पता ही है स्टूडेंट्स की, जो साइनाइड होता है उससे एल्डिहाइड बनाने का एक जो है मतलब साइनाइड का रिड्यूस करके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो थर्ड जो इसका फाइनल आंसर होगा, और आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही ईजिली इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन इज। ये इंटरमीडिएट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये टोलिन है, टोलिन को जब क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज CrO2Cl2 जो क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको जब क्रोमाइल क्लोराइड जो है उसके साथ सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया गया है इन CS2, ठीक है, और CS2 तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो डिकम्पोज हो जाएगा और किसमें? एल्डिहाइड में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में दैट इज द मेथड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टोलिन इनटू बेंजिल्डिहाइड। ठीक है,
तो ऑक्सीडाइज करने का एक मेथड है। तो यहाँ पे जो बनेगा कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स, ये एक क्रोमियम ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस टाइप से होगा ये कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम का ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, CH ऊपर आ गया OCr Cl2OH, ठीक है, OCr Cl2OH। ये ब्राउन जो है किसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट, और फाइनली ये इसमें जो है H3O में डिकम्पोज हो जाएगा और आपको बेंजिल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है कंटेनिंग क्रोमियम, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें क्रोमियम होना चाहिए, ठीक है, और ये, ठीक है, वही हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ही इसका आंसर है, क्यों, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कंटेन कर रहा है, क्रोमियम को कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दिस इज द फर्स्ट ही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड में तो क्रोमियम आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है, तो ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका, इटार्ड रिएक्शंस, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है कम से कम यदि टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नेमिंग रिएक्शन आई थिंक प्रिपेयर करते हैं सभी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। ये मतलब नेमिंग रिएक्शन नहीं है एक, ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन तो सभी को याद ही होते हैं, तो आई थिंक ये ईजिली अटेम्प्ट हो गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, रिएजेंट आर जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका कंपाउंड है, इसमें NaNO2 HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, ये NH2 जो है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया, ठीक है, ये बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है आर, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो रिएजेंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डाइजोनियम जो सॉल्ट है दैट इज रिड्यूस टू बेंजीन, ठीक है, या फिर डाई एजो जो ग्रुप है दैट इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन जो है आप लोगों ने पढ़ा ही है, NCERT वगैरह में दिया होता है, डिमिनेशन रिएक्शन है ये जो है डिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें डाई एजो ग्रुप जो है, डाई एजो जो ग्रुप है, डिमिनेशन, ठीक है, डाइजोनियम जो ग्रुप है, डाई एजो जो ग्रुप है दैट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। डाई एजो ग्रुप जो वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन के द्वारा हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है दैट इज रिड्यूस टू बेंजीन, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये और जो है वो इंटैक्ट रहेगा, इनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है दैट विल बी जो है रिड्यूस टू बेंजीन, ठीक है, या फिर डाई एजो ग्रुप जो है दैट इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कौन इसको रिप्लेस करता है, इसके लिए जो रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो बहुत ही फेमस है H3PO2, ठीक है, और दूसरा होता है CH3CH2OH, इसका रिएजेंट का यूज होता है, H3PO2 का, और दूसरा किसका, CH3CH2OH। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे इथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है R जो होगा वो कौन होगा, CH3CH2OH, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। आई थिंक आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया होगा, NCERT में दिया होता है कि H3PO2 और CH3CH2OH जो है वो इसको डाई एजो ग्रुप को जो ये डाई एजो ग्रुप जो है वो दैट इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन बाय दिस ग्रुप, बाय दिस, है ना, कौन सा रिएजेंट, H3PO2 और या फिर CH3CH2OH के द्वारा ये होता है ये, ठीक है। तो सेकंड जो इसका फाइनल आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक 4एन, स्ट्रक्चर के बारे में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो इसमें सबसे बड़ा हिंट यही है कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ पे, फोर्थ पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई भी देख लो आप लोग, ठीक है, यहाँ से देख लो, चलो 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो काफ़ी दूर है, यहाँ पे आ गया 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखो चेक करो, लो 4 1 पे 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहीं से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नाम कर लेते हैं इसका, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नेम के लिए बोला गया ना। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और 6th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, लग गया पता। तो ये बन गया 2 6, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसलिए क्या लगेगा, डाई मिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 10 के लिए लगता है डेक, ठीक है, डेक। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, डेक, ये बन गया 4 E, लग गया पता सभी को,
ठीक है, 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो काफ़ी सिंपल था, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देख के भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मैच द कॉलम, लिस्ट 1 और 2 को मैच करने के लिए बोला गया है। तो आपको पता ही है ये रिएक्शन जो है, नेमिंग रिएक्शन तो नीड में करनी चाहिए, इतना तो एटलीस्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है, आपको पता ही है कि दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन है। इसमें बेंजीन को और उसके डेरिवेटिव्स को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ जब ट्रीट करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl, तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। पता ही है ना सभी को? ठीक है, तो दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये देखो कहाँ पे गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो ए जो है दैट विल मैच करेगा किसके साथ? सेकंड के साथ मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है। आपको बताया भी था जेईई मेन के, यदि आप लोगों ने मेरे पेपर्स देखे हैं, मैंने सोल्व किए हैं, यदि आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने बार बार बोला है, आप लोगों को बार बार बताया है कि वो कंपाउंड जिसमें कौन सा ग्रुप कंटेन करते हैं, CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप जो है वो कंटेन करते हैं, तो वो कौन सा टेस्ट देते हैं? NaOH और हेलोजन के साथ कौन सा टेस्ट देते हैं? NaOH और हेलोजन के साथ। ठीक है, हेलोजन, ठीक है, Cl2Br2, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, हेलोजन के साथ कौन सा टेस्ट देते हैं? दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। कौन सा? हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये वाला ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, COCH3 ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पे NaOH और हेलोजन आ गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हेलोजन आ गया। ठीक है, तो ये आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन है। Cl2 होगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो ये वाला ग्रुप कंटेन कर रहा है, सो दैट इज द रीजन ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है किसका? हेलोफॉर्म रिएक्शन का। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बी किसके साथ मैच कर रहा है? ये थर्ड के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ये एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन, हाँ ये यहाँ पे मैच कर रहा है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, हो गया? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, यहाँ पे ब्रोम, वही क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। और इसके बाद आप देखें तो दिस इज कॉल्ड बहुत ही नेमिंग रिएक्शन, एक और नेमिंग रिएक्शन आ गया। ठीक है, हेल्वुल-हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड हेल्वुल-हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड हेल्वुल-हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है भाई कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन, दैट इज कॉल्ड, इसको अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन जो है जिसके अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, ये बन जाएगा फाइनली RCHCOOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ पे जो भी है हेलोजन आ जाएगा। लग रहा है पता सभी को? और यहाँ पे रेड फास्फोरस की क्या होती है? प्रेजेंस होती है, हेलोजन होता है और रेड फास्फोरस। Cl2 होगा तो Cl आ जाएगा, Br2 होगा तो Br आ जाएगा। लग गया पता सभी को? तो दिस इज द हेल्वुल-हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये इसके साथ फर्स्ट के साथ क्या करेगा? मैच करेगा। तो आई थिंक नेमिंग रिएक्शन की आप लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे कि नेमिंग रिएक्शन आप देख सकते हैं कौन कौन से आ चुके हैं। इटार्ड रिएक्शन आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले किया था डिस्कस। गेटरमैन कोच आ गया, ठीक है, HVZ आ गया। तो नेमिंग रिएक्शन पे फोकस जरूर करना होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही ईजिली इसको अटैम्प्ट कर लिया होगा। नेमिंग रिएक्शन तो स्टूडेंट्स वैसे ईजिली करते ही हैं पहले, है ना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज। तो इथेन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो कन्फर्मेशंस होती है इसमें, एक स्टैगर्ड और दूसरा एक्लिप्स्ड। ये आ गया स्टैगर्ड, इसका न्यू मेन प्रोजेक्शन फार्मूला बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये आ गया ना इथेन, CH3, ये आ गया CH3। ठीक है, ये हाइड्रोजन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड, इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखें जो लीस्ट स्टेबल फॉर्म बोला गया है, तो ये जो स्टेबल फॉर्म, ये जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है इथेन की, वो काफ़ी स्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रुप्स जो है एक दूसरे से, जो हाइड्रोजन होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे। ठीक है, एक्लिप्स्ड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स दो फॉर्म है, एक एक्लिप्स्ड, ये इसके पीछे आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन भी बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है,
यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, इसके बैक में बिल्कुल बैक में आएगा, ठीक है हाइड्रोजन, और इसके बिल्कुल बैक में आएगा हाइड्रोजन। लग रहा है पता सभी को। तो ये फॉर्म जो स्टेबल है, दिस इज एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये, ठीक है एक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है एक दूसरे से, ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप क्लोज हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए जो एक्लिप्स्ड फॉर्म जो होती है वो सबसे ये लीस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल बोला गया है, तो इसका मतलब किसके बारे में बात की गई है, एक्लिप्स्ड के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया डाइहेड्रल एंगल, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल क्या होगा। अब ये देखो ना स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के बिहाइंड जा रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। ये हाइड्रोजन जो है एग्जैक्टली इसके पीछे है, मतलब पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आपको साइमल्टेनियसली कितने हाइड्रोजन दिखाई देंगे, आपको ओनली 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, ये वाले, ये और ये, क्योंकि ये इसके बिहाइंड चला जाएगा, ये वाला इसके पीछे चला जाएगा, ये वाला इसके पीछे चला जाएगा, और ये वाला इसके पीछे जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो डाइहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। इनके बीच में एंगल जो है वो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। और वो एंगल जो है वो 0 होगा। तो 4th जो है इसका फाइनल आंसर होगा। पहले लीस्ट स्टेबल फॉर्म बोला गया था, तो जो इथेन है उसकी जो मतलब बोला जाए जो लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो एक्लिप्स्ड होती है, ठीक है। लग गया ना पता क्यों होती है, क्योंकि ये क्लोज होते हैं एक दूसरे की, ठीक है, तो इसलिए वो लीस्ट स्टेबल है, और ये तो स्टेबल है फॉर्म, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल पूछा गया था, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो इनके बीच में पैरेलल है, तो डेफिनेटली इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो ये जो 4th जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया है। इसमें आप लोगों को पूछा गया स्टेटमेंट्स के बारे में, स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है और फॉल्स के बारे में बोला गया है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। पहली बात एनाल्जेसिक वो होती है पेन से हमें रिलीफ दिलाती है, पेन किलर होती है, ठीक है, पेन से हमें रिलीफ दिलाती है, ठीक है। तो जो एनाल्जेसिक है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप की होती है एनाल्जेसिक, ठीक है। एक तो होती है नार्कोटिक और दूसरी कौन सी होती है, नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स जो एनाल्जेसिक है, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स में क्या फ़र्क है। नार्कोटिक्स में आती है तुम लोगों का, नार्कोटिक्स में, ठीक है, नार्कोटिक्स में और नॉन नार्कोटिक्स में क्या फ़र्क आता है। नार्कोटिक्स, ठीक है, जो नार्कोटिक्स होती है वो उससे एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन होती है, उसको खा के नशा हो जाता है, एडिक्शन होती है, ठीक है। और ये नॉन एडिक्शन वाली होती है, कौन, नॉन नार्कोटिक्स, नॉन एडिक्टिव है, नॉन एडिक्टिव, ठीक है, लग रहा है पता। नार्कोटिक जो वो एडिक्टिव है, नार्कोटिक्स जो है उसमें मतलब बोला जाए तो नशा होता है किसी को, ठीक है, नशा हो जाता है। तो और मतलब वो नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स जो एडिक्टिव है वो हम लोग ऐसे मतलब नहीं खा सकते इतनी, ठीक है, मतलब नहीं खा सकते और नहीं दे सकते इतनी वो मतलब दर्द पे, ठीक है, वो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तभी होगा। और यदि हम लोग बात करें जैसे नॉन नार्कोटिक्स जो नॉन एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो तो हम लोग लेते रहते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है आपको पता होनी चाहिए कि नॉन नार्कोटिक्स में आता है एस्प्रिन हो गया और पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल, ठीक है। तो आपको पता है कि एस्प्रिन खाने से कहाँ डिपेंडेंस हो रही है, कहाँ एडिक्शन होती है, ठीक है। पैरासीटामोल खाने से भी कोई हम लोगों को एडिक्शन वगैरह नहीं होती है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड किस में आती है, नॉन नार्कोटिक्स में आती है, ठीक है। तो ऊपर लिखा गया है कि ये एस्प्रिन और जो पैरासीटामोल जो है दैट इज कौन सी है, नार्कोटिक्स है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये कौन सी है, नॉन नार्कोटिक्स है। इससे ना तो कोई एडिक्शन होती है, इवन बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी एज के बच्चे मतलब किसी भी एज के उसको दे सकते हैं। तो इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो ये कौन सी एनाल्जेसिक है, दैट इज नॉन नार्कोटिक्स है, ठीक है। मॉर्फिन हीरोइन वगैरह, ठीक है, आपको पता ही ये नाम तो आपने सुना ही है, मॉर्फिन हीरोइन वगैरह जो है दैट इज ठीक है, ये उसमें आती है, नार्कोटिक्स में आती है, ठीक है। और ये जो पेन किलर जो है वो कौन सी पेन किलर है, वो नार्कोटिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा हो गया, ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये होनी चाहिए थी जो है नार्कोटिक्स में आना चाहिए था, ठीक है, और उसको क्या आना चाहिए था, नॉन नार्कोटिक्स में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है, दोनों फॉल्स है, दोनों गलत है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है दैट इज बायोमोलिक्यूल से लिया गया ये क्वेश्चन। द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, आरबीसी डेफिशिएंसी की किस मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है दैट इज
आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसकी वजह से विटामिन जो B12 है दैट इज कॉल्ड, इसको साइनो 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 कोबालमीन, इसका केमिकल नेम, ठीक है, साइनोकोबालामीन। तो ये जो विटामिन B12 की वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है। आरबीसी कमी होने की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, अनीमिया, ठीक है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यही पूछा गया था, और आई थिंक आप लोगों ने बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लिया होगा, स्टूडेंट्स वैसे भी टेबल याद करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलीमर से लिया गया है। मैंने पहले ही बोला था कि आपने सभी पे ध्यान देना है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देख लो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अच्छा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, दो टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं, एक एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन। एडिशन में जुड़ेगा कुछ बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होएगा, सिंपल जो है दो मोनोमर जुड़ते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मोलिक्यूल, जो है जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, HCl हो गया, तो मतलब उसमें बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है। वाटर निकल सकता है, HCl निकल सकता है, अमोनिया वगैरह बाहर निकल सकता है, ठीक है। पर जो एडिशन पॉलीमर है उसमें सीधे एडिशन होगा। यदि बात करें एडिशन पॉलीमर में, तो आप लोगों को पता ही है, टेफ्लॉन आ गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर है। टेफ्लॉन के बारे में बात करें तो टेफ्लॉन ये होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। बात करें नाइलॉन 6,6 में, तो नाइलॉन 6,6 जो है दैट इज कॉल्ड एडिपिक एसिड हो गया, हेक्सामिथाइल डायमीन होगी, तो उनके कंडेंसेशन से बनता है, वहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। नोबल एक्स सभी को पता है जो है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बनता है, ठीक है, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट होता है। डेक्रोन के बारे में बात करें तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड है, उसमें भी उनका कंडेंसेशन होता है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता है। तो इसमें हम लोगों को पूछा गया था एडिशन पॉलीमर, ठीक है, तो टेफ्लॉन इसका फाइनल आंसर होगा, और आई थिंक आप लोगों ने बहुत ईजिली इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट आई थिंक मैंने सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर दिए हैं। आई थिंक आप लोगों ने बढ़िया पेपर किया होगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल पोर्शन है, ठीक है, काफ़ी सिंपल आया हुआ है। एक्चुअली मैंने आपको JEE मेन के क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो उसकी कंपेटिवली तो आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और रही बात ओवरऑल, यदि मैं इसके बारे में बात करूं कि कैसा ये पेपर, जैसे कि हम लोग बात करें कि सुनने में आया थोड़ा सा फिजिक्स के पेपर में थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा जो लास्ट ईयर से पेपर जो है थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट रहा है फिजिक्स का। तो ओवरऑल यदि कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आई थिंक कट ऑफ जो है हिमाचल के हिसाब से बात करूं तो जो कट ऑफ है 20 से 30 मार्क्स जो वो मतलब जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी उससे 20-30 मार्क्स जो वो कम हो सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं कि आप वैसे सोचें, कुछ भी हो सकता है वैसे, ठीक है। 20-30 मार्क्स जो है, 20-25 मार्क्स जो है आई थिंक कट ऑफ जो है जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी उससे कम जा सकते हैं, ठीक है। पर ये एक प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।